गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 9वीं इस कक्षा का जो इतिहास और राजनीति है, राजनीति का जो पाठ क्रमांक आपको दिया गया है 6, पाठ 6वां, अंतर्राष्ट्रीय समस्या। जैसे कि हम जानते हैं कि कल आपको श्वेता मैडम ने जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या होती है। और इस पाठ का आधा भाग जो है कल पढ़ाकर हो चुका है और जो बचा हुआ भाग है वो आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समस्या। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसे कहते हैं, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कल मैडम ने आपको इसके बारे में डिटेल्स बताया होगा, लेकिन वही पार्ट आज जो है हम आधा जो बचा हुआ भाग है ये पूरा कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा रिकैप करना बहुत जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या। समस्या सभी को पता है, हर किसी की किसी न किसी तरह की समस्या होती है और उस समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन वो समस्याओं का समाधान कैसे करना है, किस तरह करना है, यह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। यहाँ पे जो पाठ है, इस पाठ में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है पूरे विश्व, पूरी दुनिया की समस्या। अगर राष्ट्रीय समस्या होता तो सिर्फ ये हमारे एक देश की पूर्ति ही समस्या होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पाठ है वो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या। जैसे कि हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में यह जो कुछ समस्या है, ये समस्या किसी एक राज्य की, एक देश की नहीं है। ये जो समस्याओं की आज जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, ये समस्या ऐसी है जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। पूरे विश्व को उस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिस समस्याओं का निराकरण या जिस समस्याओं को छोड़, उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए या उस समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही है। तो कल आपने मानवाधिकार, भारत, उसके बाद पर्यावरण, यहाँ तक कल आपने देखा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे विश्व की वो है पर्यावरण। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि पर्यावरण के कुछ चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर्यावरण के चित्र से हम कक्षा 5वीं से पर्यावरण के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत बार तो हमने पर्यावरण के बारे में निबंध भी लिखा है। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है, पर्यावरण को कैसे बचाए रखना है और पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरह की जन जागृति की जा रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस चित्रों के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले जो है पाठशाला स्तर पे ही इसकी सीख दी जाती है। आपको बताया जाता है कि पर्यावरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में जान कि पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का परिसर। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण, जिसमें सभी प्रकार के जीव, नदी, तालाब, बड़े बड़े पहाड़, पेड़ पौधे, इन सभी का इस में पर्यावरण में समावेश होता है। यह पर्यावरण ये सिर्फ एखादे वस्तु या एखादी चीज का नाम ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण में हमारे आसपास में जो वातावरण है, जिसमें हम देखते हैं कि जो सजीव है, विभिन्न प्रकार की नदी है, तालाब है, पहाड़ है, पेड़ पौधे है, इन सभी का जो है
पर्यावरण में समावेश होता है और इन सभी को जो है पर्यावरण, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या कैसी बन गई है और इसको सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह की कोशिशें की जा रही है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि पर्यावरण जो है इसको सुरक्षित करने के लिए या पर्यावरण की जो समस्या निर्माण हो रही है, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले पाठशाला स्तर पे प्रयत्न किए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम छोटे थे तो हमको अपने शिक्षक जो है पर्यावरण के बारे में समझाते थे कि पेड़ पौधों को काटना नहीं है, बल्कि हमें पेड़ पौधे अपने घर के आसपास लगाना है। पेड़ पौधों को लगाओगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी शांत रहेगा। हमारे आसपास किसी तरह की जो हम देखते हैं कि वातावरण में जो इतना तब्दीली चेंजेस आ गया है, वो बदलाव वातावरण में नहीं आएगा। आज हम देखते हैं कि वर्षा की अनियमितता, जैसे कि हम देखते हैं कि बारिश में समय पे बारिश ना होना, कभी-कभी जितनी बारिश होनी चाहिए उससे ज्यादा बारिश हो जाती है। तो ये पर्यावरण असंतुलित होने के कारण है। तो सबसे पहले पर्यावरण जो असंतुलित हो रहा है, ये हमारे मानव की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि मानव ने आज पर्यावरण को दूषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वह कोशिशें कर रहा है। अब पर्यावरण को असंतुलित करने का सबसे बड़ा कारण है कि मानव की बढ़ती जनसंख्या। आज हम देखते हैं कि जो लोक संख्या है, हमारा पॉपुलेशन जो है ये भारत का बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि आसपास जहाँ पे पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब थे, तो उनको नष्ट करके उस जगह पे जो है घर बनाए जा रहे हैं, कारखाने बनाए जा रहे हैं, रेलवे नई रेलवे बनाई जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखाने वहाँ पे बन रहे हैं। तो जैसे-जैसे लोगों की लोक संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे लोगों को अपने दैनंदिन जीवन में या अपने रहने के लिए या व्यवसाय करने के लिए उनको पेड़-पौधों को काटना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। और इस जो चित्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस चित्र के माध्यम से आप देखोगे कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए किस तरह से जो है जन जागृति की जा रही है। लोगों में एक नया संदेश दिया जा रहा है कि हमको पेड़-पौधे क्यों बचाना है। अगर आज की स्थिति में जो पेड़-पौधों की जो कटाई हो रही है, अगर ऐसे ही कटाई होती रहे, तो आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और हम देखते हैं कि पर्यावरण की वजह से जो है वातावरण जो बहुत ही दूषित हो चुका है, तापमान का बढ़ जाना, बारिश का कम हो जाना, ये पर्यावरण असंतुलित होने के कारण है। आज हम देखते हैं कि मार्च महीने में भी इतनी तेज गर्मी हो रही है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये पेड़ों की कटाई होने की वजह से, पेड़-पौधों को नष्ट करने की वजह से ये परिणाम आज हम देख रहे हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हमको बताया जाता है कि हमें पेड़-पौधे लगाना है। अगर हम पेड़-पौधे नहीं लगाओगे, तो ऐसे ही पेड़ों की कटाई तीव्र से होती रहेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी जो है नष्ट हो सकती है, पृथ्वी धोखे में आ सकती है। क्योंकि पृथ्वी का जो नियमित चक्र है ये चलने के लिए और सजीव प्राणी जैसे कि हम तो मानव हैं, लेकिन जो सजीव है विभिन्न प्रकार के प्राणी, पक्षी, छोटे-छोटे दरिंदे, परिंदे, इनको जीवित रहने के लिए जो है पर्यावरण को अच्छे से बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब पर्यावरण को कौन खराब कर रहा है? ये मानव जाति ही खराब कर रही है। तो मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि प्राणी, पक्षी, विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे चरिंदे परिंदों पे दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि आजकल प्राणी पक्षियों की भी संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। क्योंकि जो प्राणी जंगलों में रहते थे, अगर वही जंगल नष्ट हो रहे हैं, उस जंगलों को काट के नए-नए कारखाने बनाए जा रहे हैं,
बस्तियां बन रही है, सड़कें बनाई जा रही है, तो जिसकी वजह से वहां प्राणी दिन में दिन उनकी भी संख्या कम होती जा रही है। और पर्यावरण असंतुलित होने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे नदी नाले तालाब भी सूख रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राणियों को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पक्षियों को पानी की आवश्यकता होती है, तो उनको समय पे पानी न मिलने की वजह से उनका मृत्यु हो रहा है और उनकी संख्या दिन में दिन हो रही है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह की कोशिशें हो रही है, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि स्टॉक होम से पेरिस परिषद, स्टॉक होम ये एक शहर का नाम है। तो यहाँ से लेके पेरिस तक जो है विभिन्न प्रकार का जो स्टॉकहोम है, ये स्वीडन देश का एक बहुत बड़ा शहर है। और इस शहर से लेके पेरिस तक जो है परिषदें हुई और इस परिषदों का यही उद्देश्य रहा कि पर्यावरण जो पूरे विश्व में जो पर्यावरण को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से मानव सृष्टि तो धोखे में आ ही रही है, साथ ही साथ जो अन्य जीव है, छोटे छोटे प्राणी पक्षी है, उनका भी उनका भी जीव जो है, उनकी भी जान जो है खतरे में आ रही है। तो सभी को पूरे सजीव सृष्टि को बचाए रखने के लिए मानव को जो है एक साथ आकर पर्यावरण को बचाना है। और पर्यावरण को कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पेड़ों पौधों की जो ज्यादा प्रमाण में जो कटाई हो रही है, उस कटाई को रोकना होगा। उसके बाद हमारे आसपास पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। उसकी वजह से ही पर्यावरण जो है संतुलित रहेगा। इसीलिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है स्टॉकहोम से पेरिस परिषद की जा रही है। और यहाँ परिषदें इसीलिए की जा रही है कि पर्यावरण संतुलित रहे, पर्यावरण बरकरार रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट उनको ना हो या फिर उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। हम देखते हैं कि आज का जो मानव का आयुष्मान है, यह मानव की जो आज की आयु है, ज्यादा से ज्यादा आज का मानव जो है, अगर वहाँ 60 या 70 साल यही जी पाता है। ये क्यों हो रहा है? ये पर्यावरण असंतुलित होने की वजह से हो रहा है। क्योंकि आज हमने देखा है कि साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है। प्रगति तो कर ली है, लेकिन प्रगति के साथ-साथ हम देखते हैं कि हमने जो इस पृथ्वी को या इस पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अगर आज की तुलना अगर हम 50 साल पहले करें, तो 50 साल पहले व तकनीकी जो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं ये बहुत कम थी, लेकिन आज ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी में भले ही मानव ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया हो, लेकिन पर्यावरण को तरफ ध्यान ना देने की वजह से या पर्यावरण को एक अलग अंदाज में लेने की वजह से आज हम देखते हैं कि जिसका डायरेक्ट परिणाम मानव पर हो रहा है। आज विभिन्न प्रकार की नई-नई बीमारी अस्तित्व में आई है। तो ये बीमारियों का आना ये पर्यावरण असंतुलित होने की वजह से ही हो रहा है। अगर हम अपने दादा परदादाओं की अगर आयु देखेंगे, उनकी उम्र देखेंगे, तो उनकी उम्र हुआ करती थी 80 साल, 90 साल, 100-100 साल तक वह लोग जीते थे। लेकिन आज ऐसे क्या हो गया है कि मानव जो है, मानव के बाल 45-50 वर्ष की आयु में ही जो है सफेद होने लग रहे हैं। मानव का जो उनकी जो मेहनत करने की जो क्षमता है ये 40-45 तक ही हो रही है। बाद में 50 साल के बाद उनको जो है लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मानव आज 60, 65, 70 साल तक ही जी रहा है। तो ये मानव ने अपने आप में भले ही प्रगति कर ली है, लेकिन जो पर्यावरण है इसकी तरफ ध्यान न देने की वजह से पर्यावरण को असंतुलित किया है। पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे, प्राणी इसका जो है विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि मानव की आयु में भी उसका बहुत ज़्यादा परिणाम दिखाई देता है। तो पर्यावरण को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोशिशें की गई है। सबसे पहले स्टॉकहोम में पेरिस परिषद हुई थी। तो यहाँ परिषद जो है 5 जून से 16 जून के दरमियान 5 जून से 16 जून 1972 की कालावधि में की गई और इसमें पर्यावरण संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों पे चर्चा हुई कि पर्यावरण को किस तरह बचाए रखना है।
तो उसमें सबसे पहले कौन-कौन से मुद्दे रखे गए थे? तो सबसे पहला मुद्दा रखा गया है कि प्रदूषण को मात देने हेतु सहयोग करना। यानी प्रदूषण को जो है खत्म करने के लिए आज हम देखते हैं कि वातावरण में जो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आज हम साइंस में सब पढ़ते हैं कि प्रदूषण के इतने प्रकार है और यह कारण की वजह से ये प्रदूषण होता है। और प्रदूषण होने की वजह से हम देखते हैं कि सजीव सृष्टि धोखे में आ रही है। तो सबसे पहले जो भी प्रदूषण हो रहा है, तो उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए या ऐसे-ऐसे नए-नए टेक्नोलॉजी के उपकरण बनाए जाए जिसकी वजह से यहाँ प्रदूषण ना हो। जैसे कि हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण होता है। हम जो टू व्हीलर, फोर व्हीलर या जो यातायात के साधन यूज़ करते हैं, उससे जो धुआँ निकलता है, तो उस धुआँ जो है बहुत विषालु होता है। तो कुछ-कुछ जो सवारियाँ हैं, उसकी वजह से जो धुआँ निकलते हैं, वो धुआँ वातावरण में फैलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। साथ ही साथ जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, कारखानों में जो विभिन्न प्रकार की जो गैस होती है, जो चिमनियाँ होती है, जो कारखाने के ऊपर लगाई जाती है, तो वह चिमनियाँ से निकलने वाला जो धुआँ होता है, ये धुआँ केमिकल से बना केमिकल युक्त होता है और ये धुआँ अगर कारखाना शहर के नज़दीक रहा या शहर के बीच में रहा, तो वह धुआँ वातावरण में घुलता है और जब हम ऑक्सीजन के द्वारा साँस लेते हैं, तो वहाँ जो है ऑक्सीजन के माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती है। तो इसीलिए जो है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नए-नए यंत्रों का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इसीलिए जो है सबसे पहला मुद्दा इस परिषद में ये रखा गया था कि किसी भी तरह जो है इनको नियंत्रण करने के लिए जो है सभी देशों का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो विकसित देश है, विकसित यानी जो विकास के मार्ग पे चल रहे हैं, जैसे कि हमारा भारत देश विकसित देश है। यानी हम जो है अविकसित भी नहीं है और विकासशील भी नहीं, हम विकसित है म्हणजे विकास के मार्ग पे है। तो हम क्या करते हैं कि विकसित जो देश है, ये आगे बढ़ने के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और टेक्नोलॉजी की वजह से जो है पर्यावरण को दुष्परिणाम होते हैं। तो ऐसे देशों की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने देश का विकास तो करे, लेकिन साथ-साथ पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इस परिषद में ये भी बताया गया है कि जो विकसित देश है, वो पर्यावरण को ज़्यादा प्रमाण में नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, बल्कि पर्यावरण को किस तरह संतुलित रखा जाए, इसके लिए इन राष्ट्रों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो जैसे कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए या पर्यावरण को संतुलित करने के लिए सरकारी स्तर पे तो बहुत सारी कोशिशें की जाती है, लेकिन कुछ संस्थाएं भी ऐसी होती है जो पर्यावरण को बचाए रखने के लिए मदद करना चाहती है। तो ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं दोनों मिलकर जो है इस पर्यावरण को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे कि हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 में की गई और इस संयुक्त राष्ट्र संगठन में हम देखते हैं कि विश्व के सभी देशों का समावेश होता है। तो इस संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण को किस तरह संतुलित किया जाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार की कोशिशें की गई और उसमें बताया गया, मार्गदर्शन किया गया कि हमको किस तरह पर्यावरण को बचाए रखना है और जो है सजीव सृष्टि किसी प्रकार के आ सके। क्योंकि हम देखते हैं कि पर्यावरण में सिर्फ हमारा मानव का ही नहीं, बल्कि जितने भी जीव है, सजीव प्राणी जैसे कि छोटे-छोटे चरिंदे, परिंदे, पशु, पक्षी, बड़े-बड़े प्राणी, जंगलों में रहने वाले प्राणी, सभी का समावेश जो है पर्यावरण में होता है। अगर सभी रहेंगे, तभी जो है पर्यावरण जो है अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा, तो सभी जो है अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे और जिससे पूरा पृथ्वी जो है खुशहाल रहेगी। अगर पृथ्वी को जो है बचाए रखना है और आने वाली पीढ़ी को भी इसका फ़ायदा देना है, तो हमको चाहिए कि पर्यावरण को हम संतुलित रखें। तो पर्यावरण को हम कैसे संतुलित रख सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि हर देश का एक संविधान होता है
और संविधान अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं और साथ में अधिकारों के साथ-साथ कुछ कर्तव्य भी रहते हैं। जैसे कि हमको अधिकार तो मिलते हैं, जैसे कि हमको शिक्षा का अधिकार मिला है, भाषण देने का अधिकार मिला है, किसी भी राज्य में या किसी भी गाँव में जाके अपना व्यवसाय करने का अधिकार है। उसी तरह हमारे इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी संविधान ने निश्चित किए हैं। तो उस कर्तव्य में हमको आता है कि हमको पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। तो हम पर्यावरण की कैसे रक्षा कर सकते हैं? तो हमको पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सिर्फ 2 नियम अच्छे से रहने चाहिए कि हमको किसी भी प्रकार के पेड़-पौधों को किसी प्रकार का काटना नहीं है, बल्कि जो काटता है उनको भी उन उससे रोकना है। और साथ-साथ हमें जो आस-पास में जो प्रदूषण हो रहा है, जैसे जो गंदगी हो रही है, उस गंदगी से हमको अपने आप को भी बचाना है और अपने आस-पास के परिसर को भी बचाना है। तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हर व्यक्ति ने ये चाहा कि मैं अपने घर से निकलने वाला कूड़ा-कचरा जो है वो कूड़ेदान यानी डस्टबिन में ही डालूँगा, तो वहाँ उस एरिया में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होगी। तो ये हमारे कर्तव्य है और हर नागरिक को चाहिए कि जो संविधान ने उनको जो कर्तव्य दिए हैं, उन कर्तव्यों को भी पालन करें। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें अधिकार मिला है, तो हम अधिकार को कितने अधिकार से बोलते हैं। उसी तरह जो हमारे ऊपर संविधान ने जो कर्तव्य निश्चित किए हैं, अगर उस कर्तव्य को भी अगर हम देखेंगे, तो उस कर्तव्य में पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए या पर्यावरण को बचाए रखने के लिए किस तरह हमको क्या करना है, ये भी हम कर सकते हैं। तो इन बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमको किस तरह से जो है विभिन्न प्रकार के कोशिशें करके जो है पर्यावरण को बचाए रखें। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो राष्ट्र ने जो एक पर्यावरण का एक कार्यक्रम रखा, उस कार्यक्रम में भी सभी देशों के सामने इस मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई कि पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, पर्यावरण को बचाए रखना है। अगर ऐसे ही इस पर्यावरण को असंतुलित होता रहा, नष्ट होता रहा, तो आने वाली पीढ़ी जो है खतरे में आएगी। आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने भी जो है आगे आकर सभी देशों को चेतावनी दी है और उनसे विनती की है कि सभी देश अपने स्तर पे जो है अपने देश का पर्यावरण को बचाए रखें। क्योंकि पर्यावरण सिर्फ एक देश या एक राज्य पुरता ही मर्यादित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में जो है पर्यावरण का परिणाम होता है। अगर हर कोई चाहेगा कि मैं अपने आप को या अपने आस-पास के परिसर को अच्छे बनाए रखूँगा, तो ऐसी प्रवृत्ति अगर सभी विश्व के सभी लोगों में हो चुक रहेगी, तो पर्यावरण कभी दूषित नहीं होगा। उसके बाद 1992 में भी जो है रियो में रियो इस शहर में जो है परिषद ली गई और इस परिषद में भी किस तरह से पर्यावरण को संतुलित रखा जाए। रियो रियो डी जेनेरो ये जो है ब्राज़ील की राजधानी है। यानी ब्राज़ील इस देश में जो रियो नाम का जो शहर है, इस शहर में जो परिषद की गई, तो इस परिषद का भी उद्देश्य यही था कि सभी राष्ट्रों को एक साथ आकर पर्यावरण को बचाए रखना है। उसके बाद वर्ष 1997 में 1997 में क्योटा क्योटा नाम में क्योटा शहर में एक परिषद हुई और इस परिषद में भी यही निर्धारित किया गया है कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को हमको रोकना है और इसको रोकने के लिए सभी राष्ट्रों को एक साथ आकर जो है पर्यावरण को बचाए रखना ज़रूरी है। उसके बाद नवंबर 2015 में भी पेरिस जलवायु परिवर्तन इस विषय में जो है परिषद आयोजित की गई थी और इस परिषद का भी यही उद्देश्य था कि जो पर्यावरण की ये जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, ये समस्या सिर्फ़ 1 देश या 2 देश को नहीं है बल्कि पूरे विश्व को है। तो इस समस्या से निपटने के लिए सभी को क्या करना पड़ेगा? एक साथ में आकर कार्य करना पड़ेगा और इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इस तरह का स्टॉकहोम से पेरिस परिषद है, यानी शुरुआत इसकी स्टॉकहोम से हुई थी, जो 1972 में 1972 से लेके 2015 तक यहाँ बताया गया है कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन जगहों पे जो है परिषद को आयोजन करके किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी। उसके बाद है आतंकवाद। आतंकवाद हम देखते हैं कि बहुत महा भयंकर जिसको हम कहते हैं ये समस्या
पूरे विश्व के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये समस्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि आतंकवाद क्या होता है? तो आतंकवाद जो है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम जान लें। तो राजनैतिक उद्देश्य साधने के लिए, जो हम देखते हैं कि राजनीतिक हर देश में राजनीतिक पार्टियाँ होती है, राजनीतिक पक्ष होते हैं। तो हर राजनीतिक पक्ष का अपना एक अलग उद्देश्य होता है और बहुत सारे लोग जो है अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, या बहुत सारी सरकारें ऐसी होती है जो सरकार बनाने के लिए वो किसी भी प्रकार की राजनीति कर सकती है। तो राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्वसामान्य और निरपराध नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना अथवा वैसी धमकी देना, यानी अपना राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए कुछ लोग जो है अपने आसपास के परिसर में जो निरपराधित लोग होते हैं, यानी किसका इसमें अपराधित, यानी किसी का कोई अपराध नहीं, किसी का कोई गुनाह नहीं होता। तो ऐसे लोगों को धमकी देना या अफवाहें फैलाना अ, जो लोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि उस समाज में या उस मोहल्ले में, उस विभाग में, उस गाँव में, उस देश में जो है डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो ऐसा जो डर का माहौल पैदा करता है, उसे ही आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद किसे कहा जाता है कि जो अपना राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए जो निरपराधित लोगों को जो है विभिन्न प्रकार के हिंसा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, या वहां पे हिंसा करते हैं, या डर या भय का वातावरण निर्माण करते हैं, उसे आतंकवाद कहा जाता है। और आतंकवाद ये संगठित है। संगठित मतलब ये एकत्र, ऐसा नहीं कि एक दो लोग है, बल्कि इनकी जो है संगठना होती है, इनकी एक कड़ी होती है, चैन जिसको हम कहते हैं। और ये चैन जो है सिर्फ एक देश में ही नहीं, बल्कि ऐसी कुछ संगठनाएं हैं जो पूरे विश्व में, जिनकी विभिन्न प्रकार की चैन है, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बिजली के तार जैसे होते हैं, ये पूरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उसी तरह इनकी जो संगठना है, ये पूरे विश्व में फैली हुई होती है। और ये इनका एक नियोजन होता है कि हमको किस तरह से करना है, कौन से देश में, कौन से शहर में, कब बम विस्फोट करवाना है, कब जो है किसी को धमकी देना है, कब जो है भय का वातावरण निर्माण करना है। तो ऐसा इनका एक प्लानिंग होता है, नियोजन होता है। और इस नियोजन के तहत ही ये पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम अपने न्यूज चैनल में देखते हैं कि हर साल 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती है कि इस जगह पे जो है बम विस्फोट कराया गया, वहां पे इतने बेकसूर लोग मारे गए। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे इस मंदिर में, इस मस्जिद में जो है आतंकवादी हमला करा है, क्योंकि ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि अपना राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए ये इनको कोई मोहरा बनाता है, यानी ये पैसे लेकर जो है इससे काम करते हैं, या इनकी कोई मोहरा बनाता है। तो ऐसे लोग जो है पूरे विश्व में जो है आतंक फैला रहे हैं। आज हम देखते हैं कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा बेकसूर लोग, और इनका उद्देश्य ये ज्यादातर जो है भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा बम विस्फोट करवाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे मुंबई में भी जो है बहुत बार जो है बम विस्फोट करवाए गए। तो इनका उद्देश्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में जो है, जैसे कि मुंबई में 26/11 का जो आतंकवादी हमला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे आतंकवादी हमले सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के हर देश में ये आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है, इस देश के सामने है। तो इस समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है नियोजन किए जा रहे हैं कि किस तरह हमको जो है इनसे निपटना है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की कोशिशें भी की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ चित्र बताता हूँ आतंकवादी, इस तरह के आतंकवादी होते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से, और उनकी कुछ संगठना होती है, संगठना का एक उनका जो झंडा होता है, उस संगठन का वो नाम भी देते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है हमारा, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है शरणार्थियों की समस्या।
शरणार्थियों की समस्या। तो शरणार्थियों की समस्या से पहले जो हमने आतंकवाद देखा है, ये आतंकवाद से आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि आतंकवादियों का उद्देश्य ये होता है कि समाज में या देश में डर का, भय का वातावरण निर्माण करना। उन्हें जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं भी जो आतंकवादी हमले होते हैं, ये नियोजित होते हैं, यानी उनका प्लानिंग होता है कि हमको कौन से देश में, कौन से शहर में, कब, कैसे जो है आतंकवादी हमला करना है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, उस मूवीज के में भी बताया जाता है कि आतंकवादी कैसे होते हैं। तो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों की विभिन्न प्रकार की संगठनाएं होती है और ये संगठनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और संगठनाएं इतनी बड़ी-बड़ी होती है कि उनके जो कनेक्शन हैं, ये पूरे विश्व में एक दूसरे से फैले हुए होते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो है आतंकवाद, इसको निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है विभिन्न प्रकार की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोशिशें की जा रही है कि इस आतंकवादियों का किस तरह से खात्मा किया जाए, आतंकवादियों की संगठनों को किस तरह नष्ट किया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी संगठनाएं जो है अपना जो है बॉम्ब स्फोट करवा देती है और करवाने के बाद एक व वीडियो वायरल करके बोलती है कि ये जो है बॉम्ब स्फोट हमने करवाया है। तो यानी वहाँ ये भी बताते हैं कि ये हमने ही कराया है, ये ज़िम्मेदारी भी वो देते हैं। और उनका उद्देश्य यही होता है कि देश में, समाज में जो है डर का, भय का वातावरण निर्माण हो। तो इस आतंकवादियों से निपटने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिशें की जा रही है कि किस तरह इस संगठनों को जो है नष्ट किया जाए और आतंकवादियों का जो दिन में दिन बढ़ रही है उनकी शाखाएँ किस तरह नष्ट की जाए। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो आतंकवादी होते हैं, जो मोस्ट आतंकवादी होते हैं, जो बड़े-बड़े आतंकवादी होते हैं, जिनके इंटरनेशनल कनेक्शन होते हैं, तो ऐसे आतंकवादियों की वो हर लिस्ट जारी करते हैं और बताते हैं कि ये आतंकवादी अगर किसी के संपर्क में आए या इनके बारे में किसी को कुछ खबर मिले, तो हमको तुरंत संपर्क करें, क्योंकि उन आतंकवादियों को नष्ट करना ही सबसे आसान तरीका होता है कि आतंकवाद को निपटाया जाए। क्योंकि अगर मेन बॉस को अगर पकड़ के उसको नष्ट किया जाए, तो वहाँ जो है आतंकवाद जो समस्या है ये इससे निपटा जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। क्योंकि आतंकवादियों का जो मेन बॉस होता है, उसको जो है वह दूसरे जो लोग होते हैं, जो उनके अंडर में जो ट्रेनिंग लेते हैं, काम करते हैं, ये भी उनको नहीं देखते। इनका जो काम है ये फ़ोन पे चलता है और जो मेन जो सूत्रधार होते हैं, इनकी योजनाएँ होती है, इनका नियोजन होता है कि कहाँ पे, कैसे, किस तरह से लोगों को या कहाँ पे हमको बम विस्फोट करवाना है और उसके लिए हमको कौन-कौन से लोगों की मदद लगेगी। तो ये जो आतंकवादियों के जो कार्य है, इन कार्यों को नष्ट करने के लिए या आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही है। तो उसके बाद है तीसरा पॉइंट हमारा जो है शरणार्थियों की समस्या। अब ये शरणार्थियों की समस्या क्या है? इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट पॉइंट है शरणार्थियों की समस्या। तो शरणार्थी किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से अथवा जबरदस्ती अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है, यानी जो व्यक्तियों को जिनकी अनिच्छा यानी जिनकी इच्छा नहीं होती है कि अपने मातृभूमि यानी जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, जो उनका देश है, उसको छोड़ना पड़ता है या उनको कभी-कभी वहाँ से वहाँ की सरकार ज़बरदस्ती हकालती है या वहाँ से निकल जाने के लिए बाध्य करती है, उनको प्रेरित करती है कि आप यहाँ से निकल जाओ, उनको तकलीफ देती है, उनके ऊपर हिंसा करती है, अत्याचार करती है। तो ऐसे वो समय पे उस देश के नागरिक जब दूसरे देश में जाते हैं तो उसे कहते हैं शरणार्थी। यानी जब एक देश के नागरिक वहाँ के लोगों से तंग आकर, वहाँ के अत्याचार सह-सह कर या फिर उन्हें किसी कारणवश यानी उनकी इच्छा ना होते हुए भी उस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर
सहारा दूसरे देश का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। शरणार्थी की आसान परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जो जिनकी इच्छा नहीं होती है को छोड़ने की, लेकिन उनको अपनी विपरीत अपने देश को कभी-कभी छोड़ना पड़ता है या कभी-कभी उस देश का शासन या उस देश के जो कुछ सिस्टम है, उनके ऊपर इतना अत्याचार अन्याय करता है, उनके ऊपर ज़ुल्म करता है, तो इस ज़ुल्म को सहते-सहते वह आखिर में इस परिस्थिति में आ जाते हैं कि वो अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। तो ऐसे समय में जब वहाँ अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वीज़े के, ये जब जो सीमा है, सीमा से पार होकर चोरी-चुपके जाते हैं, तो ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। शरणार्थी किसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति, जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बिना किसी परमिशन से दूसरे देश में जाकर रहते हैं, उसे शरणार्थी कहा जाता है। तो ये शरणार्थियों की समस्या क्या है और उन्हें शरणार्थी क्यों होना पड़ता है? कभी-कभी हम देखते हैं कि एक देश जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, जो राजेशाही देश होता है, जो हुकुमशाही देश होता है, तो ऐसे कुछ-कुछ राजा जो है अपनी प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार अन्याय करते हैं। तो उस अत्याचार अन्याय सहन करने की कुछ लोगों में क्षमता नहीं होती है, इसीलिए वो लोग जो है अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में बिना परमिशन के जाते हैं। या कभी-कभी किसी देश पे कोई संकट आता है, जैसे कि कभी-कभी किसी देश में युद्ध चलता है या कभी-कभी वहाँ भूकंप आता है, कभी-कभी वहाँ बहुत ज़्यादा परिमाण में बारिश होने की वजह से अका बाढ़ आती है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग जो है अपने परिवार को सुरक्षित जगह पे पहुँचाने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने लगते हैं। तो दूसरे देश वहाँ बिना परमिशन के जाते हैं, तो ऐसे समय उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। तो ये शरणार्थी जब होते हैं, शरणार्थी हो जाना मतलब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, तो जो देश में वहाँ जाते हैं, तो उस देश में समस्याएँ निर्माण हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत देश में आता है, शरणार्थी बनता है, तो हमारे भारत देश की पहले ही इतनी ज़्यादा आबादी है, उसके बाद हमारे देश में पहले से ही बेरोज़गारी की समस्या निर्माण हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरे देश के लोग जो है यहाँ पे आके बसने लगेंगे, तो उनको उनकी जो गरज है, जैसे उनको रहने के लिए जगह, खाने के लिए अन्न, वस्त्र, निवारा जो बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये वहाँ की सरकार को देना पड़ता है। साथ ही साथ फिर वो लोग जो है काम की तलाश में इधर-उधर घूमते हैं और जब उनको काम मिल जाता है, तो उनको काम मिलता है मतलब हमारे देश के जो मूल नागरिक है, वह काम से जो है दूर रहते हैं, वह बेरोज़गार होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस देश के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, जिस देश में शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस देश की जो गरज है, ये पूरी नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस देश के नागरिकों को जहाँ से ये लोग आए हैं, उसी देश में इनको वापस भेजने के लिए वहाँ जहाँ पे ये जा गए थे वो सरकार क्या करती है कि वहाँ पे उनको भेजने की योजना बनाती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे विश्व युद्धों में यानी दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 के बीच में हुआ। तो वहाँ पे जो पूर्व जर्मनी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जर्मनी का बहुत ज़्यादा परिमाण में द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग था। तो वहाँ के जो जू लोग हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार अन्याय हुआ। इसीलिए वहाँ के नागरिकों से संपत्ति भी छीन ली गई। यानी वहाँ की जर्मनी की जो सरकार है, उसने वहाँ उनकी संपत्ति छीन ली गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है दूसरे देशों में आस-पास के देशों में जाने लगे। इसीलिए वहाँ के लोग जो है शरणार्थी हो गए। उसी तरह सीरिया, सीरिया में हम देखते हैं कि सीरिया में कुछ साल वर्षों से यानी 2000 के बाद जो है वहाँ पे युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण हो रही है। इसीलिए वहाँ के बहुत सारे लोग जो है
अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाने के लिए क्या हो रहे हैं, शरणार्थी हो रहे हैं। तो जिस देश में वो जाते हैं तो उस देश में जो है बेरोजगारी की समस्या निर्माण हो जाती है, वहां रहने के लिए उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जिस देश में जाते हैं उस देश की सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आता है, क्योंकि उन्हें अपने देश को भी संभालना होता है और साथ साथ अपने देश की समस्याओं से निपटते हुए जो दूसरे देश के लोग हैं उन वह भी अगर आ जाएंगे तो देश में जो है आर्थिक बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इनके लिए नियम बनाए हैं कि कोई भी देश अपने देश के ऊपर या अपने देश के लोगों के ऊपर किसी तरह का अत्याचार अन्याय नहीं करेगा। कि कोई भी देश दूसरे देश के नागरिकों या अपने देश के नागरिकों को ऐसा कोई तकलीफ नहीं देगा जिसकी वजह से उन्हें अपना देश मजबूर में छोड़ना पड़े। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ सभी देशों को निर्देश दिए हैं कि अपने नागरिकों की जिम्मेदारी अपने देशों की जिम्मेदारी अपने ऊपर है। इसीलिए हर देश जो है अपने नागरिकों को सुरक्षा करे और ऐसी परिस्थिति निर्माण ना होने दे या उनके ऊपर इस तरह का जुल्म अत्याचार अन्याय ना करे कि उन्हें जो है उनकी इच्छा ना होते हुए भी उनको दूसरे देश में जाना पड़े। क्योंकि अगर ये दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश में जाने के बाद जिस देश में जाते हैं वहां देश की भी वो वो जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कोई देश अपने ही नागरिकों के ऊपर अत्याचार और अन्याय करे। अगर उस देश में कोई संकट आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, भूकंप आता है या बाढ़ आती है, तो ऐसी स्थिति में उस देश को मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तैयार रहेगा। इसीलिए कोई भी देश अपने देशों के नागरिकों को दूसरे देश जाने के लिए बाध्य ना करे, उन्हें मजबूर ना करे। अगर ऐसी स्थिति में कुछ लोग आ भी जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि जिस देश में जो नागरिक आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं, तो उसकी सूचना हमें दे ताकि जो हम भी उनकी मदद करें और उनको उनके मूल देश में किस तरह से वापस भेजा जाए उसकी योजना बनाए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्पष्ट किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि हर देश को चाहिए कि वो अपने देश के लोगों की सुरक्षा करे, अपने देश के लोगों की जो प्राथमिक गरज है जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, आरोग्य, शिक्षा, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। वहां पे बेरोजगारी कैसे खत्म हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, वहां पे नई नई कंपनियां कैसे अस्तित्व में आए, वहां के उस देश का डेवलप कैसे हुए, ये सभी बातें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है सभी देशों को कही है कि ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए कि लोग जो है अपनी इच्छा ना होते हुए भी उन्हें अपने देश को छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों को क्या किया है कि आगाह किया है कि तुम अपने नागरिकों के ऊपर किसी प्रकार का जुर्म अत्याचार ना करे ताकि उन्हें जाने की नौबत पड़े। और अगर कोई परिस्थिति ऐसी निर्माण हो भी जाती है, अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ अगर नैसर्गिक आपत्ति आती है जैसे कि बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आ जाना, तो ऐसी परिस्थिति में लोग डरे हुए होते हैं और वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। तो दूसरे देश का भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि उनका भी कर्तव्य है कि उनकी भी जो है उनकी समस्याओं को समझे और उनकी समस्या को समझते हुए उनका रहने का बंदोबस्त करे, नियोजन करे और उसकी सूचना हमें दे ताकि परिस्थिति सुधरने के बाद हम उनके उनके मूल देश में वापस भेज सके। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चित्रों के माध्यम से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो किस तरह से जो है शरणार्थी हो जाते हैं। तो शरणार्थी होने के बाद उन्हें इस तरह के जो है झुग्गियों में रहना पड़ता है, ऐसे टेंट बनाकर रहने पड़ते हैं। शरणार्थियों में लोग जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उनको ऐसे कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है क्योंकि इन्हें वीजा ना होने की वजह से इनको जो चोरी का रास्ता होता है, छुपा हुआ रास्ता होता है, बॉर्डर के जहाँ पे सेना तैनात होती है, जहाँ पे रेल वगैरह होती है या जहाँ पे सड़कें होती है तो वहां पे सुरक्षा होती है, वहां चेकिंग की जाती है। तो ये लोग ऐसे होते हैं, ये जहाँ पे सुरक्षा नहीं होती है,
जो तार वगैरह घेरे होते हैं सीमा पे, उसको तोड़कर जो है दूसरे देश में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह शरणार्थियों की समस्या होती है। तो शरणार्थियों में लोग जो है स्थानांतरित होते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो स्थानांतरित होते समय उन्हें बहुत सारी दिक्कतों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, साथ ही कुछ साधन ना होने की वजह से कभी-कभी उनके पास जो है सामान ज़्यादा होता है, जैसे कि खाने-पीने की कोई वस्तुएँ होती हैं, अनाज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने गाँव छोड़कर, अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह का यहाँ पे हमारा जो पाठ था ये खत्म हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समस्या, जिसमें आज हमने देखा पर्यावरण, आतंकवाद और शरणार्थियों की समस्या। अगर इस तीनों में टॉपिक में अगर आपको कुछ नहीं समझा हो तो आप पूछ सकते हो। आज जो पढ़ाया गया भाग है इसमें अगर कुछ नहीं समझा हो तो पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शरणार्थियों की समस्याएं कौन सी थी? शरणार्थियों की समस्या मैंने आपको बताया है कि शरणार्थियों की समस्या यही है कि कभी-कभी हम देखते हैं कि उनको अपनी इच्छा ना होते हुए भी दूसरे देश में जाना पड़ता है, या कभी-कभी उनके ऊपर अत्याचार अन्याय होता है, वहाँ की शासन उनके ऊपर अत्याचार अन्याय करती है, तो यही उनकी बहुत बड़ी समस्याएँ है। या कभी-कभी कोई नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है, जैसे भूकंप आ जाता है, पूर आ जाता है, या बहुत ज़्यादा परिमाण में वहाँ पे जो है बेरोज़गारी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। यही उनकी समस्या है। समस्या यही है कि कभी-कभी उनके ऊपर अत्याचार अन्याय होता है, या कभी-कभी वह जो नैसर्गिक आपत्ति आती है उससे डर जाते हैं। आतंकवाद से तात्पर्य क्या है? आतंकवाद से तात्पर्य मैंने आपको 3 बार समझा चुका हूँ। आतंकवाद से तात्पर्य ये है कि राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए समाज में डर का, भय का वातावरण निर्माण किया जाता है, और जो संगठनाएँ होती है ये नियोजित होती है, और आतंकवादी ये समाज में या देश में डर और भय का वातावरण निर्माण करते हैं, उसे आतंकवाद कहा जाता है। थैंक यू सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, अभी आपने बताया कि शरणार्थी लोग बिना किसी की परमिशन से अन्य देश में जाके रहते हैं। हाँ। सर, जिनके पास परमिशन हो तो सर वो भी जाके रह सकते हैं ना? तो परमिशन जब लेते हैं बेटा, जिसको वीजा कहते हैं हम, तो वीजा में स्पष्ट करना होता है कि आप कौन से देश में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ये स्पष्ट करना होता है। लेकिन शरणार्थी ये वीजा नहीं लेता है, क्योंकि उनको तो सिर्फ वहां पे रहना होता है डायरेक्ट जाकर। अगर सर जी अगर जिस सर देश में जिनके वो, हाँ बोलिए। अंकल अगर सर जिसके पास वीजा है और उनको वहीं पे परमानेंट जाके रहना है तो उसके लिए क्या करेगी माँ की लाश? नहीं, वीजा रहा तो फिर कुछ नहीं कहेगी। वीजा भी जब जो सरकार देती है, यानी जिस देश में जाता है उस देश वीजा देता है। जैसे कि हम भारतीय है, हमको अमेरिका जाना है, तो हमको सबसे पहले वीजा डालना पड़ता है, यानी हमको अमेरिका सरकार से परमिशन लेनी होती है कि हम आपके देश में 30 दिन के लिए यानी 1 महीने के लिए आ रहे हैं। वो फिर उसमें रीज़न देना होता है क्यों आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, यानी अमेरिका में कौन से शहर में आ रहे हैं, आने का क्या उद्देश्य है, ये हमको स्पष्ट करना होता है। अगर हमें 30 दिन का परमिशन मिलता है, 30 से अगर 31 दिन भी हमारे हो जाते हैं, तो वहाँ की सरकार 31वें दिन हमको पकड़ के जो है जेल में डाल डाल सकती है, क्योंकि हमको हमारे पास 30 दिन का ही परमिशन होता है। लेकिन शरणार्थियों का वैसे नहीं होता है। शरणार्थी कुछ कारण की वजह से, यानी उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसके लिए वो आते हैं, या नैसर्गिक आपदा होती है इसीलिए वो आते हैं। ने जो है शरणार्थियों हमारे अंतर्राष्ट्रीय समस्या में आ आतंकवाद, पर्यावरण और शरणार्थियों की समस्या देखी है। ओके, थैंक यू।